दोस्तों, सद्गुरु आज सोशल मीडिया पर हर जगह छाए रहते हैं। In your life, if you think the work that you're doing is important, first thing is you must work upon yourself. लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोज 1.5 लाख रुपए सिर्फ एड्स चलाने में ही खर्च कर देते हैं। ये उनके बिजनेस और ब्रांड बिल्डिंग का एक पार्ट है, पर ज्यादा बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सद्गुरु और उनकी ईशा फाउंडेशन के पास इतना पैसा आता कहां से है और उनका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, अगर शुरुआत से ही जग्गी वसुदेव या सद्गुरु जी के बिजनेस को देखें तो हमें पता चलता है कि उनका पहला बिजनेस एक पोल्ट्री फार्म था जो कि मैसूर में सेटअप किया हुआ था और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा था। लेकिन क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इसलिए फिर उन्होंने इस बिजनेस को बंद करके कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। लेकिन फिर सद्गुरु के मुताबिक 25 साल की उम्र में उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है और उन्होंने ये काम भी छोड़कर योग सिखाने का काम अपना बना लिया और ये सब शुरू हुआ कर्नाटक से। जी हाँ, 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भारत में नहीं बल्कि यूएस में रजिस्टर की गई थी। और अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो ईशा फाउंडेशन का 2019 का रेवेन्यू 54.43 करोड़ था। 2020 में ये रेवेन्यू करीब 120 करोड़ तक पहुंच गया और 2021 में ये रेवेन्यू 235 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया गया। ये रेवेन्यू जनरेशन कई सोर्सेज से किया जाता है, जैसे कि उनके योगा सेशंस, उनके ग्लोबल इवेंट्स, उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स और साथ ही जो डोनेशंस उन्हें मिलती हैं। ईशा फाउंडेशन के लिए एक अच्छी चीज ये भी है कि क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनपेड वॉलंटियर्स भी हैं, इसलिए उन्हें बहुत से एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि उनके एक्सपेंसेस को भी काफी हद तक कम कर देता है। अगर हम दोस्तों ईशा फाउंडेशन के बिजनेस एस्पेक्ट को थोड़ा सा और डिटेल्स में समझना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर आप सद्गुरु को इंटरनेट पर देख कर आए हैं और आप उनके कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको उनके इनर इंजीनियरिंग कोर्स का मिलेगा, जो कि 2000 रुपए का एक कोर्स है और उसके बाद धीरे धीरे ये आप चाहे तो फिर ऑफलाइन कोर्स भी ले सकते हैं जो 20,000 रुपए तक भी होते हैं और फिर कुछ एडवांस कोर्सेज भी हैं। सद्गुरु इन कोर्सेज में स्पिरिचुअलिटी को जरूर प्रमोट कर रहे हैं, पर उनका जो कोर प्रोडक्ट है वो मेडिटेशन और डिसिप्लिन है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि मेडिटेशन के कारण आपकी बॉडी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं और इसलिए जो लोग डिप्रेस्ड हैं, अपनी लाइफ में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड या परेशान हैं और जिनके पास काफी पैसा है, वो सद्गुरु के इन प्रोग्राम्स में आते भी हैं। मेडिटेशन के साथ साथ उन्हें यहाँ पर एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस भी मिलता है और ये उन लोगों के लिए एक तरह का थेरेपी सेशन बन जाता है। इस तरह के प्रोग्राम्स भारत में इसलिए भी ज्यादा सक्सेसफुल हैं क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में मेंटल थेरेपी को लेकर काफी स्टिग्मा अटैच्ड है और उसे सही नहीं माना जाता। इसलिए सद्गुरु के कोर्सेज और रिट्रीट्स ऐसे लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हैं और आपको ऐसे बहुत से लोग मिल भी जाएंगे जो क्लेम करते हैं कि इन कोर्सेज की वजह से उनकी जिंदगी में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इसके अलावा भी उनके कई प्रोग्राम्स हैं दोस्तों जिनसे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको सद्गुरु के साथ हिमालय पर एक 12 दिन के मोटरसाइकिल ट्रिप पर जाना है तो उसके लिए 12 लाख रुपए पर पर्सन देने होते हैं। 5 दिन के वाराणसी टूर की कॉस्ट 5 लाख रुपए है। इनमें आप उन ट्रिप्स के लिए जा सकते हैं जिसमें सद्गुरु खुद प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि रामेश्वरम या मदुराई के 5 दिन के ट्रिप पर जाना चाहें तो 45,000 रुपए में भी जा सकते हैं, या फिर वाराणसी के 5 दिन के ट्रिप पर भी 50,000 रुपए देकर आप आ सकते हैं। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन द्वारा कई सारे इवेंट्स भी करवाए जाते हैं, जिसमें से बहुत बड़ा इवेंट शायद महाशिवरात्रि के दिन उनका एनुअल फेस्टिवल है, जिसकी टिकट्स आपको 250 से 50,000 रुपए तक मिलती है। इसके अलावा दूसरी एड ऑन फैसिलिटीज जैसे कि वहां रहना या दूसरी चीजें भी आप अवेल करना चाहें तो ये कॉस्ट आराम से लाखों रुपए में पहुंच जाती है। अब आखिर में आपको उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स मिल जाएंगे, जहां पर खाने पीने की चीजों से लेकर लेक्चर्स की सीडीज, फोटोज, बुक्स और बाकी प्रोडक्ट्स खरीदने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ईशा फाउंडेशन के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमें भी पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2021 में न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट ने सद्गुरु पर एक 3 पार्ट की इन्वेस्टिगेट स्टोरी की थी, जिसे उन्होंने ऑन अ गॉड मैन्स ट्रेल नाम दिया था।
और इसमें उन्होंने ये उजागर किया कि 2018 में जो 56.43 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो उनकी फाउंडेशन ने अर्न किया था, उसमें से 35.81 करोड़ रुपए डोनेशंस के तौर पर आए थे। अब ये कोई नई बात तो है नहीं कि बहुत सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डोनेशंस पर ही चलती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो रहा था। न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्ट में उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया था जिन्होंने बताया कि किस तरह अगर आप कोई योगा सेशन बुक करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट इस फाउंडेशन से खरीदते हैं तो उसे सेल्स के तौर पर काउंट नहीं किया जाता है, बल्कि उसे अकाउंट्स में डोनेशन की तरह लिखा जाता है। अब इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये हुआ कि अब इस फाउंडेशन को जीएसटी नहीं भरना पड़ता है, और दूसरा फायदा ये है कि क्योंकि ये पैसा डोनेशन के तौर पर आ रहा है, इसलिए उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी सेल्स को डोनेशंस कहते रहेंगे तो उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पर जो ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात है वो ये है कि जो भी लोग इन प्रोडक्ट्स के लिए पे कर रहे हैं उन्हें ये नहीं बताया जाता कि ये डोनेशंस हैं, क्योंकि डोनेशंस तो लोग अपनी मर्जी से देते हैं। अगर डोनेशंस को इस तरह से फिक्स किया जाएगा तो क्या टेक्निकली उन्हें डोनेशंस माना जा सकता है? 2014 में जया बालू नाम की एक स्वीडिश सिटीजन ने सदगुरु के योगा सेशंस के लिए 4.5 लाख रुपए स्पेंड किए थे, जिसका बिल उन्हें नहीं दिया गया था और इसकी जगह उन्हें एक डोनेशन रिसीट दे दी गई। जिसके बाद उन्होंने इसे गलत मानते हुए रिफंड मांगा तो फाउंडेशन ने उन्हें मना कर दिया, और बाद में एक लोकल लॉयर और दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद 2015 में उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया। अब यहाँ पर एक दूसरा मुद्दा ये उठकर आता है कि सदगुरु की फाउंडेशन को टैक्स एग्जेम्पशन इसलिए मिलता है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 80G है वो वॉलंटरी डोनेशंस, यानी कि जो लोगों ने अपनी मर्जी से डोनेशंस दी हैं उन डोनेशंस को टैक्स से छूट दे देता है। लेकिन सेक्शन 80G की रिक्वायरमेंट्स में साफ लिखा हुआ है ये तब अप्लाई नहीं होगा जब हम किसी रिलीजियस या बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे। सदगुरु और उनकी फाउंडेशन पर लगातार ये आरोप लगता रहता है कि वो इस एग्जेम्पशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन के अगर महाशिवरात्रि जैसे इवेंट्स को ही देखा जाए तो वो इन रिलीजियस इवेंट्स के साथ प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं और फिर उन्हें डोनेशंस की तरह दिखा देते हैं। इसके अलावा दूसरी कंट्रोवर्सी ईशा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर को लेकर भी जुड़ी हुई है, जो कि तमिलनाडु के वेलंगिरी हिल्स में एक 150 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस है। अब इशू ये है कि इसे बोलनपेट्टी रिजर्व फॉरेस्ट के पास बनाया गया है, जो कि एक एलिफेंट रिजर्व है, और इसलिए आसपास जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन होता है उसे अप्रूव करने की जिम्मेदारी हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी या HACA की है। 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ बिना अप्रूवल के नहीं की जा सकती। लेकिन 1994 से 2011 के बीच में ईशा फाउंडेशन ने यहाँ 63,380 स्क्वायर मीटर्स की जमीन पर कंस्ट्रक्शन की है, और साथ ही उन्होंने 1406.62 स्क्वायर मीटर जमीन पर एक आर्टिफिशियल लेक का भी निर्माण किया है। अब उनकी फाउंडेशन का इस पर यह कहना है कि उन्होंने 32,885 स्क्वायर मीटर्स की जमीन पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन लोकल पंचायत से ली, लेकिन बात यह है कि पंचायत के पास तो उन्हें परमिशन देने की अथॉरिटी थी ही नहीं, और ये सारा मामला HACA को देखना था। 2011 के बाद ईशा फाउंडेशन ने ऑफिशियली अप्रूवल के लिए HACA में अप्लाई किया था, लेकिन वो भी तब जब वो ऑलरेडी पिछले 17 सालों से वहां पर कंस्ट्रक्शन कर ही रहे थे। पर कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फिर कोयम्बटूर के फॉरेस्ट ऑफिसर ने ये भी पाया कि उनके कंपाउंड की दीवार और फ्रंट गेट एक्चुअली जिस जमीन पर है वो फॉरेस्ट लैंड है, इसलिए वो इलीगल है, और ऐसे बहुत से मामले अभी उनके ऊपर और भी चल रहे हैं। कंट्रोवर्सी से हटकर देखा जाए तो आज सदगुरु ने अपने लिए एक ऐसा ही ब्रांड बना लिया है जो शायद उनसे पहले सिर्फ स्वामी रामदेव ने पतंजलि के साथ बनाया था। दोनों ही योग और मेडिटेशन की पावर से दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, और फिर उसी को एक्सपैंड करते हुए वो अलग अलग प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज और बिजनेस में घुसे। अगर आप डिटेल्स में पतंजलि का बिजनेस मॉडल और उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी अगली वीडियो में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।